Hello, students, and welcome to Prep IAS. I'm Shubhangi Sharma, your faculty for History and Culture. Students, as a part of this particular series, we are conducting a crash course for your UPSC CSE Prelims 2023, and the topic that we are going to cover today is the Gupta Empire. So let's begin. Now, students, in the last lecture, we had understood about the many small empires that had been coming during the post-Mauryan period. Now, when we talk about the post-Mauryan period, students, in that we had seen that there were Satavahanas, then there were many kingdoms that had been established as a part of the invasions, as a part of the Greek invasions. After that, we see Shakas coming, Kushan Empire, etc. Apart from that, students, in the Central and East Asia, we had seen that the Shungas followed by Kanvas were two major powers. Now, when we talk about the rise of Gupta Empire, students, herein one thing that you have to keep in mind is that when the Gupta Empire is rising, even at this point of time, you will see that there are many other kingdoms which are flourishing side by side to the Gupta Empire, which means you have to keep a note of all the empires which are contemporary to the Guptas. यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि भाई गुप्तास कैसे पावर में आए, गुप्तास किनको रिप्लेस करके पावर में आ रहे हैं, कौन से एरिया में पावर में आ रहे हैं, और फिर उसके साथ साथ देखेंगे दूसरी कौन सी डायनेस्टीज हैं जो इनकी कंटेम्प्रेरी हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं गुप्तास से पहले वाली मेजर डायनेस्टीज की। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर की तरफ से फॉरेन इन्वेजन्स हुए थे पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, जिसकी वजह से दो बड़े एम्पायर बने थे, कुषाण और शाका। कुषाण और शाका की अगर हम बात करें तो ये दोनों 4th सेंचुरी एडी की अर्ली डेकेड्स तक जो है फ्लरिश करे हैं। हाउएवर स्टूडेंट्स, यू विल सी कि इनकी जो एक्चुअल पावर थी वो बहुत ही कंसिडरेबली रिड्यूस हो गई थी बाय द 3rd सेंचुरी एडी इटसेल्फ। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, जो हमारे पास तीसरी मेजर पावर थी सातवाहनास, जो कि डेक्कन में फ्लरिश कर रहे थे, वो भी मिडिल ऑफ 3rd सेंचुरी एडी यानी कि अराउंड 250 एडी तक ये भी आके खत्म हो गए थे। यहां पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे इस बीच में हमारे पास में जो पावर में आएंगे वो होने वाले हैं गुप्तास, जो कि कुषाण के एरिया को रिप्लेस करके वहां पे पावर में आएंगे। इनफैक्ट स्टूडेंट्स, गुप्तास के लिए कहा जाता है दैट दे मे हैव बीन फ्यूडेटरीज ऑफ द कुषाण एम्पायर आफ्टर विच दे इमर्ज्ड एज अ इंडिविजुअल एम्पायर। इसकी बिगिनिंग की बात स्टूडेंट्स अगर हम करें तो 4th सेंचुरी एडी 300s की स्टार्टिंग के आसपास हम देखते हैं कि गुप्तास जो हैं वो पावर में आने लग गए थे। तो यहाँ पे की पॉइंट्स क्या हैं कि ये कुषाण्स के फ्यूडेटरीज थे। जब कुषाण डिक्लाइन होने लगते हैं तो उस एरिया के अंदर गुप्तास पावर में आते हैं, और आप देखेंगे स्टूडेंट्स, जो एरिया जिसमें सबसे पहले पावर में आते हैं दैट इज गोइंग टू बी द एरिया ऑफ बिहार। स्पेसिफिकली बोले तो मगध वाला जो रीजन है वहां पे ये सबसे पहले पावर में आएंगे, और इनकी जो कैपिटल होने वाली है दैट इज गोइंग टू बी पाटलिपुत्र। गुप्तास के अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं और जो हमारे पास में पावर्स यहाँ पे हैं, दीज इंक्लूड दी वाकटक्स। सो बेसिकली सातवाहनास की हमने बात करी थी पोस्ट मॉडर्न पीरियड में, हमारे पास सातवाहनास थे। जब सातवाहनास की पावर डिक्लाइन होती है तो हम देखते हैं सातवाहनास के रूइंस पे दो मेजर पावर्स इमर्ज होती हैं। महाराष्ट्र के रीजन की अगर हम बात करें तो वहां पे वाकटक्स आते हैं, जबकि अगर हम आंध्र प्रदेश के रीजन की बात करें तो वहां पे इक्ष्वाकुस पावर में आते हैं। तो कुषाण के एरिया में आ रहे हैं गुप्तास, और सातवाहनास जिस एरिया में थे डेक्कन में, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उस एरिया में एक तरफ वाकटक्स आ रहे हैं और एक तरफ हमारे पास इक्ष्वाकु डायनेस्टी आ रही है। कर्नाटका की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो कर्नाटका में हमारे को एक रूलिंग फैमिली मिलती है जिनका नाम है कादम्ब। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी पॉलिटिकल सिनेरियो समझ लिया है, गुप्तास अकेले नहीं बैठे हैं, इनके आसपास में और भी पावर्स हैं, और इन पावर्स की नॉलेज होना जरूरी है क्योंकि बीच बीच में इन रूलर्स के नाम भी आते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और मेजर गुप्ता किंग्स का डिस्कशन करना शुरू करते हैं। गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर जो हैं स्टूडेंट्स, उनको बोलते हैं श्रीगुप्त, और श्रीगुप्त के बाद जो नेक्स्ट रूलर आते हैं उनका नाम है घटोत्कच। इन दोनों रूलर्स के लिए माना जाता है कि जब ये पावर में आते हैं तब एम्पायर इतना बड़ा नहीं था और ये नॉमिनल टाइटल्स लिया करते थे जैसे कि राजा, जबकि चंद्रगुप्त जब पावर में आते हैं तो वो पॉम्पस साउंडिंग टाइटल्स लेते हैं जैसे कि महाराजाधिराज। और इससे हमें ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त वन के आते आते एम्पायर जो है वो काफी ज्यादा एक्सपैंड हो गया था और ये पहले इंडिपेंडेंट किंग बनते हैं ऑल टुगेदर गुप्ता एम्पायर के। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है, ऑल्दो चंद्रगुप्त मेजर इंडिपेंडेंट किंग है, फर्स्ट इंडिपेंडेंट किंग है, लेकिन फाउंडर जो है गुप्ता एम्पायर के वो श्रीगुप्त है।
Apart from that, students, will be important to note that when we talk about Chandragupta, he decided to expand his power with the help of matrimonial alliances. Matrimonial alliances, students, are something जो सबसे important होते हैं किसी भी empire की power को expand करने में. हमने बिंबिसर के टाइम भी देखा था जो मगध रूलर थे कि उन्होंने matrimonial alliances के थ्रू मगध की पावर को बढ़ाया था. यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम चंद्रगुप्त वन की बात करें तो वो एक लिच्छवी प्रिंसेस से शादी करते हैं एंड हर नेम इज कुमार देवी. लिच्छवी क्लैन के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये गण संघ है और मैंने आपको पोस्ट मॉडर्न एम्पायर्स पढ़ाते टाइम बताया था कि मॉडर्न एम्पायर खत्म होने के बाद देयर वाज रिवाइवल ऑफ गण संघ. फिर से ये एगैलिटेरियन कैरेक्टर के सेल्फ गवर्निंग रिपब्लिक्स जो हैं वो पावर में बैठे हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि लिच्छवी जो गण संघ है, लिच्छवी क्लैन जो है उसकी जो प्रिंसेस है कुमार देवी, उनसे शादी करते हैं चंद्रगुप्त वन. ये इनका जो यूनियन है स्टूडेंट्स, इट इज ऑल्सो अटेस्टेड बाय अ स्पेसिफिक कॉइन दैट वाज मिंटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्त वन, जिसके फ्रंट साइड पे आपको कुमार देवी और चंद्रगुप्त वन की फोटो दिखेगी. अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, चंद्रगुप्त वन की अगर हम बात करें तो उनसे एसोसिएटेड एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि उन्होंने एक नया एरा, एक नया संवत चलवाया था फ्रॉम 319 टू 320 सीई और इसको हम कहते हैं गुप्ता संवत. इसको हम कहते हैं गुप्ता संवत और इसको किसने चलवाया था? इसे चंद्रगुप्त वन ने चलवाया था. इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट गुप्ता रूलर की बात करते हैं. यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट गुप्ता रूलर हैं इनका नाम है समुद्रगुप्त. स्टूडेंट, समुद्रगुप्त जो हैं वो गुप्ता एम्पायर के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर इसलिए माने जाते हैं क्योंकि इनके अंडर हम देखते हैं बहुत ही अग्रेसिव एक्सपेंशन होता है जिसकी वजह से गुप्ता एम्पायर की बाउंड्रीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं. यहाँ पर हम देखते हैं कि इनका जो एम्पायर है इसको ओवरऑल 5 ग्रुप्स के अंदर तोड़ा जाता है. इनके एम्पायर का जो पहला ग्रुप है उसके अंदर जो रीजन इंक्लूड होता है दैट इज गंगा यमुना दोआब और ये गंगा यमुना दोआब का जो रीजन है इसको इन्होंने यहाँ के नागा रूलर्स को हरा के अनेक्स किया था. अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सेकेंड ग्रुप है उसके अंदर आते हैं ईस्टर्न हिमालयन स्टेट्स और कुछ फ्रंटियर स्टेट्स. फ्रंटियर स्टेट्स और ईस्टर्न हिमालयन स्टेट्स की बात करें तो समुद्रगुप्त ने कौन से एम्पायर्स को अनेक्स किया था? उन्होंने एम्पायर्स सच एज नेपाल, असम, बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ पंजाब को भी अनेक्स करके अपने किंगडम के अंदर शामिल कर लिया था. इन दोनों रीजन्स के अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि सेंट्रल इंडिया के अंदर जो फॉरेस्ट किंगडम्स हैं जो कि विंध्यन रेंज के अंदर हैं उनको भी इन्होंने अपने एम्पायर में कवर कर लिया था. टेक्निकली इस रीजन को अगर हम देखें तो इट कॉरस्पॉन्ड्स टू द स्टेट ऑफ एमपी और यहाँ पे जो राजा हुआ करते थे उनको हम कहते थे आटविक राज्य और इन लोगों को इन्होंने फोर्सिबली अपने सर्विट्यूड में शामिल कर लिया था, यानी कि इनको सर्वेंट लेवल पर रिड्यूस कर दिया था ऑल टुगेदर. अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे हमारे पास एक चौथा ग्रुप है. दीज आर द ईस्टर्न डेक्कन स्टेट्स एंड द स्टेट्स फ्रॉम साउथ इंडिया. यहाँ के 12 रूलर थे जिनको डिफीट किया था समुद्रगुप्त ने और ये यहाँ पे कांची यानी कि तमिलनाडु तक पहुंच गए थे एक्सपेंशन करते करते. यहाँ पे स्टूडेंट्स जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ग्रुप 4 की वो ये है कि इन किंगडम्स को समुद्रगुप्त ने अनेक्स नहीं किया. इंस्टेड इन्होंने इनको सिर्फ अपनी सुजरेनिटी, अपनी सोवरेनिटी एक्सेप्ट करने के लिए बोला और बदले में ये किंगडम्स जो थे वो समुद्रगुप्त को ट्रिब्यूट्स और प्रेजेंट्स देते हैं ऑन एन एनुअल बेसिस. यहाँ पे स्टूडेंट्स एक पर्टिकुलर पॉइंट मैं आपको और बताती हूँ. सो बेसिकली जब हम ग्रुप 4 की बात करते हैं और जहां पे समुद्रगुप्त तमिलनाडु की तरफ पहुंच रहे हैं, कांची की तरफ पहुंच रहे हैं, यहां पर एक डायनेस्टी बहुत अर्ली फेज में है अपने. इस डायनेस्टी का नाम है स्टूडेंट्स पल्लव डायनेस्टी. तो पल्लव डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 3rd से 4th सेंचुरी एडी के बीच में जो है पल्लव डायनेस्टी पावर में आ जाती है, लेकिन ये इसका बहुत अर्ली फेज है. एक्चुअली में आप देखेंगे कि पल्लव डायनेस्टी जो है वो 6th सेंचुरी एडी से ज्यादा प्रोमिनेंट होने लगती है. तो यहाँ पर पल्लव्स हैं लेकिन उतने पावर में नहीं है जितने 6th सेंचुरी एडी में आएंगे. समुद्रगुप्त स्टूडेंट्स कांची में जिस पल्लव रूलर से मिलते हैं उसका नाम है विस्मिगोप. विस्मिगोप को ये हराते हैं और फिर उसके बाद इस एरिया को एक बार के लिए कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन इन एरियाज को अनेक्स नहीं किया जाता. अनेक्स करने का मतलब होता है डायरेक्टली सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं लिया जाता, इंस्टेड इनको अपनी खुद की एडमिनिस्ट्रेशन चलाई देने जाती है इन रिटर्न ऑफ एनुअल ट्रिब्यूट्स.
पांचवा जो हमारा ग्रुप है स्टूडेंट्स, उसके तहत समुद्रगुप्त जो शाकाज वेस्टर्न इंडिया के अंदर बैठे हैं और जो कुषाण रूलर्स अफगानिस्तान और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के अंदर बैठे हैं, उनको कैप्चर करते हैं, उनसे अपनी सुजरेनिटी एक्सेप्ट करवाते हैं। क्योंकि समुद्रगुप्त इतना सारा एरिया अपने बाउंड्री के अंदर ले आते हैं, गुप्ता एम्पायर को एक्सपैंड कर लेते हैं, इस वजह से हम इनको इंडियन नेपोलियन भी कहते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर टाइटल है स्टूडेंट्स, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। समुद्रगुप्त को ये टाइटल क्यों मिला था ये भी हमें याद रखना है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अग्रेसिव एक्सपेंशन किया है, जिसकी वजह से गुप्तास की पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। Now, students, the best source to understand the Samudragupta is an inscription that is dedicated to him, and this is known as the Allahabad inscription of Samudragupta. सो बेसिकली हम देखते हैं कि भाई अशोक ने सबसे पहले इंस्क्रिप्शंस बनवानी शुरू करी थी, और इसके बाद में इंस्क्रिप्शंस हमारे देश में एक तरह से नॉर्म बन गया। यहाँ पे हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त की अगर बात करी जाए तो समुद्रगुप्त के जो कोर्ट पोएट थे, जिनका नाम है हरिसेन, इन्होंने एक इंस्क्रिप्शन बनाई थी जिसे बोलते हैं अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। स्टूडेंट्स, अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को अलाहाबाद प्रशस्ति भी बोला जाता है। प्रशस्ति वो इंस्क्रिप्शन होती है जिसके अंदर एक तो आपको यूलॉजी मिलेगी। यूलॉजी का मतलब होता है जीनियोलॉजिकल अकाउंट। जीनियोलॉजिकल अकाउंट माने कि भाई मैं समुद्रगुप्त हूँ, मेरे फादर ये थे, मेरे ग्रैंड फादर ये थे, तो इससे क्या होता है, हमें पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। इसके अलावा प्रशस्ति का सिंपल जो मतलब होता है वो होता है प्रशंसा करना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में मेजरली आपको क्या मिलेंगे, जो एक्सप्लॉइट समुद्रगुप्त ने किए हैं, जो पॉलिटिकल एक्सपेंशन उन्होंने किए हैं, इन सब चीजों का डिस्क्रिप्शन, इनका एक डिटेल्ड अकाउंट जो है वो हरिसेन समुद्रगुप्त के बारे में अलाहाबाद प्रशस्ति में देते हैं। इस पिलर इंस्क्रिप्शन को स्टूडेंट्स अलाहाबाद कोसम पिलर इंस्क्रिप्शन भी बोला जाता है, और कोसम प्रोबेबली वो जगह थी जहां से इसको अलाहाबाद की तरफ लेके आया गया था। अलाहाबाद प्रशस्ति स्टूडेंट्स जो है वो एक्चुअली में अशोकन इंस्क्रिप्शन थी, और आगे जाके हम देखते हैं इसके ऊपर फर्दर एडिशंस करवा दिए समुद्रगुप्त ने। इसी इंस्क्रिप्शन पे आप देखेंगे, इसी इंस्क्रिप्शन को आगे मुगल्स भी यूज करेंगे, स्पेसिफिकली इसको यूज करेंगे जीनियोलॉजिकल अकाउंट देने के लिए। तो यहाँ पे जहांगीर तक का जीनियोलॉजिकल अकाउंट जो है वो आपको इस प्रशस्ति पे और देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन के अगर की कंटेंट्स की बात करें कि भाई समुद्रगुप्त के लिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसको हीरो ऑफ 100 बैटल्स बताती है। अगेन स्टूडेंट्स, हमने लास्ट स्लाइड्स में देखा कि भाई समुद्रगुप्त की रेन में क्या हो रहा है, समुद्रगुप्त की रेन में हेवी एक्सपेंशन हो रहा है, और एक्सपेंशन कैसे होगा, बैटल्स करके ही होगा डेफिनेटली। इसलिए हम देखते हैं कि इनको यहाँ पे हीरो ऑफ 100 बैटल्स बोला जा रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये भी दिखाया जाता है कि अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में हमें बता रहे हैं समुद्रगुप्त जो हैं वो अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हमने मौर्य एम्पायर में देखा था कि वहां पे ब्राह्मणिकल कल्चर जो है, ब्राह्मणिकल रिचुअल्स जो हैं, उनके लिए अशोक कहता था इनको बंद करवा दो, ये मीनिंगलेस हैं एक्सेट्रा। हाउएवर व्हेन वी सी द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, इट वाज काइंड ऑफ द रिसर्जेंस ऑफ द ब्राह्मणिकल कल्चर, एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज इवन कैरीड ऑन इन द गुप्ता एम्पायर, wherein we see that Samudragupta is performing the Ashwamedh Yagya. And how do we come to know about it? We basically find a seal. We find a seal of Samudragupta जिसके ऊपर एक हॉर्स गुदा हुआ है, और इससे हमें पता चलता है कि इन्होंने अश्वमेध परफॉर्म करवाया था। यहाँ पे स्टूडेंट्स हिस्टोरियंस ये भी मान्यता रखते हैं कि इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन जो है, अश्वमेध जो है वो प्रोबेबली समुद्रगुप्त ने नेक्स्ट पुष्यमित्र शुंग के बाद किया है, और ये अगेन हमारे को ब्राह्मणिकल रिसर्जेंस दिखाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन जो है वो हमें ये बताता है कि समुद्रगुप्त वीणा बजाने के बहुत बड़े फैन थे, वीणा वादक थे। ठीक है, वीणा बजाया करते थे, और ये इनके कॉइन्स से भी अटेस्ट किया जाता है, और ये बात अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में भी लिखी है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, यहाँ पे इनको एक टाइटल भी दिया गया है, दैट इज कवि राजा और किंग अमंग पोएट्स, क्योंकि ये वर्सेस भी कंपोज किया करते थे। तो अगर हम आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पे समुद्रगुप्त का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो काफी इमेंस है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि एक तो ये वीणा बजाते थे, जो इनके कॉइन्स से पता चल रहा है, और उसके अलावा इनको कविराज का टाइटल मिला हुआ है अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में, क्योंकि ये वर्सेस भी कंपोज किया करते थे, पोएटिक वर्सेस कंपोज किया करते थे।
अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इन्होंने सिलोन के किंग, सिलोन इज द ओल्ड नेम फॉर श्रीलंका, और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ के जो राजा थे उनको इन्होंने बोध गया में एक मोनेस्ट्री बनाने की परमिशन दी थी। बोध गया में हम देख रहे हैं भाई गुप्ता एम्पायर, ये जो एरिया है यहाँ पे पाटलिपुत्र इनकी कैपिटल है, और मगध के एरिया में ही बोध गया पड़ता है। तो वहां पे नेचुरली अगर किसी को कोई और कंस्ट्रक्शन कराना है तो गुप्ता किंग की डेफिनेटली परमिशन लेनी पड़ेगी, और यहाँ पर सिलोन के किंग इनकी परमिशन से एक मोनेस्ट्री बनाते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स मैं आपसे एक और डिस्कशन करना चाहूंगी। गुप्ता एम्पायर जो है उसको हम गोल्डन एज बोलते हैं, गोल्डन एज ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे अगर गोल्डन एज की बात करी जाए तो इट्स नॉट ओनली इन द पर्सपेक्टिव ऑफ इकोनॉमी स्टूडेंट्स। इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी तो मॉडर्न पीरियड में भी फ्लरिश कर रही थी, पोस्ट मॉडर्न पीरियड में भी फ्लरिश कर रही थी, लेकिन गुप्ता एम्पायर को स्पेसिफिकली गोल्डन एज ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे आर्ट और कल्चर बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे वाई डू यू कॉल गुप्ता एम्पायर द गोल्डन एज इन एंशिएंट इंडिया, it is not only because of the flourishing economy, rather students it is because of so many activities happening in the sphere of art and culture. With this students, let's proceed further towards the next major Gupta ruler which is Chandragupta II. तो बेसिकली स्टूडेंट्स जब हम गुप्ता रूलर्स की क्रोनोलॉजी देखते हैं, हमने देखा कि हमारे पास श्रीगुप्त हैं, श्रीगुप्त के बाद हमारे पास घटोत्कच हैं, और घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त वन आते हैं, चंद्रगुप्त वन के बाद हमारे पास समुद्रगुप्त आते हैं, समुद्रगुप्त के बाद में हम देख रहे हैं कि हमारे पास में आ रहे हैं चंद्रगुप्त द सेकेंड। तो ये जो सक्सेशन है ये एक्चुअली बहुत सीधा सीधा नहीं है, इसमें इंस्टेड ऐसा माना जाता है कि समुद्रगुप्त के बाद में एक दूसरे रूलर रामगुप्त जो हैं वो पावर में आए थे, और प्रोबेबली चंद्रगुप्त टू ने इनको मरवा दिया था। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास में बेसिकली ये अटेस्ट करने के लिए क्या है, ये अटेस्ट करने के लिए हमारे पास में एक किताब है। इस किताब को विशाखा दत्त ने लिखा था, बेसिकली ये एक ड्रामा है, और इस ड्रामा का नाम है देवी चंद्रगुप्तम। और इसके अंदर ये बताया जाता है कि रामगुप्त जो थे वो चंद्रगुप्त के बड़े भाई थे, और गद्दी की चाह में चंद्रगुप्त टू ने रामगुप्त को मार दिया था। तो यहाँ पे इसलिए हम रामगुप्त का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, बहुत शॉर्ट लिव्ड था, इसलिए हम डायरेक्टली प्रोसीड कर रहे हैं टुवर्ड्स चंद्रगुप्त टू। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स यू विल सी दैट चंद्रगुप्त टू का जो सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन है, जो सबसे मेजर फैक्ट है इनसे एसोसिएटेड, वो ये है कि ये फाइनली शाका डायनेस्टी का जो वेस्टर्न काउंटर पार्ट था, जिन्हें हम वेस्टर्न क्षत्रप्स भी बोलते हैं, उसको फाइनली ये खत्म करेंगे, और ये लास्ट रूलर जो है इसके रुद्र सिंह थ्री, इनको खत्म करके इनका किंगडम अनेक्स कर लेंगे, यानी गुजरात वाला जो एरिया है उसको गुप्ता एम्पायर के अंदर इनकलकेट कर लेंगे। तो बेसिकली स्टूडेंट्स इसकी स्टोरी क्या है, इसकी स्टोरी ये है कि चंद्रगुप्त जो हैं इन्होंने अपनी डॉटर जो है, इन्होंने अपनी डॉटर की शादी कराई एक वाकटक प्रिंस से। वाकटक्स के बारे में मैंने आपको बताया था, वाकटक विदर्भ रीजन, महाराष्ट्र के रीजन में बैठे हैं और सातवाहना डायनेस्टी के सक्सेसर हैं। चंद्रगुप्त टू की बेटी जो थी उनका नाम है प्रभावती गुप्ता, उनका नाम है प्रभावती गुप्ता। और प्रभावती गुप्ता जो हैं स्टूडेंट्स आप देखेंगे इनकी एक वाकटक प्रिंस से शादी कराई गई थी। अब इसकी वजह से चंद्रगुप्त टू को क्या है, वाकटक एम्पायर का एक्सेस हो गया। कुछ ही समय बाद हम देखते हैं कि प्रभावती गुप्ता के जो हस्बैंड है उनकी डेथ हो जाती है, एंड शी बिकम्स द वर्चुअल रूलर ऑफ द वाकटक एम्पायर। और फिर क्या होता है, ये अपने फादर के कहे कहे में चलती हैं और वाकटक एरिया जो है उसका एक्सेस दे देती हैं चंद्रगुप्त को। वाकटक भी महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र से होते हुए इजीली चंद्रगुप्त जो हैं गुजरात की तरफ जाके शाका हमारे पास में जो वेस्टर्न क्षत्रप रूल चल रहा है उसको एंड करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो यहाँ पे शाकास को डिफीट करने में मेजर रूल रहा है प्रभावती गुप्ता का, और उनका इन्फ्लुएंस वाकटक किंगडम पे। स्टोरी हम समझ चुके हैं दैट शी वाज मैरिड टू अ वाकटक प्रिंस, बट ड्यू टू हिज अनटाइमली डेथ शी स्टार्टेड asserting influence on the Vakatak empire, and it was due to this that Chandragupta could access this particular area and reach the Shaka territory and ultimately end it. ओके तो हम देखते हैं कि भाई पोस्ट मॉरियन पीरियड्स में से सिर्फ एक ही एम्पायर जो सबसे लेट तक टिका है, और वो है हमारा वेस्टर्न क्षत्रप डायनेस्टी।
इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त टू से भी एक पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन एसोसिएटेड है, जिसे बोला जाता है मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन। एनसीईआरटी के अंदर एक बहुत मेजर टाइपो है और उसके अंदर ये मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन के आगे चंद्रगुप्त वन लिखा है, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर जो एक किंग चंद्र का नाम दिया हुआ है, दिस इज आइडेंटिफाइड विद चंद्रगुप्त टू, तो इसको आप डेफिनेटली याद रखेंगे। मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन स्टूडेंट्स जो है कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स दिल्ली के अंदर है, और यहाँ पर आप देखेंगे इसमें भी जैसे समुद्रगुप्त के एक्सप्लॉइट्स इलाहाबाद प्रशस्ति में है, उसी तरह से मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन के अंदर हम देखते हैं चंद्रगुप्त टू जो है उनके एक्सप्लॉइट्स लिखे हुए हैं। एक्सप्लॉइट्स माने कि उन्होंने कौन से एरियाज को कैप्चर किया और किन दूसरे रूलर्स से लड़ाई करके अपनी पावर बढ़ाई। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारे पास में चंद्रगुप्त का जो कोर्ट है उसके अंदर बड़े ही फेमस स्कॉलर्स बैठे हैं, और इसमें से 9 स्कॉलर्स जो हैं वो बहुत ही पॉपुलर हैं, जिनको नवरत्न बोला जाता था। यहाँ पे स्टूडेंट्स इन नवरत्न में हम 4 का डिस्कशन करेंगे जो बाकियों से काफी ज्यादा पॉपुलर हैं, जिसमें पहले नवरत्न है कालिदास। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखें कालिदास के बारे में हम सब जानते हैं, बहुत ही पॉपुलर राइटर थे ये, प्ले राइटर थे ये, और इन्होंने जो एक फेमस प्ले लिखा है उसका नाम है अभिज्ञानम शकुंतलम। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास जो दूसरे मेजर स्कॉलर हैं उनका नाम है अमर सिम्हा, जिन्होंने अमर कोश लिखी थी। अमर कोश की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो अमर कोश इज इंस्पायर्ड बाय द संस्कृत ग्रामर बुक विच वाज रिटन बाय पाणिनि, जिसका नाम है अष्टध्यायी। तो पाणिनि की अष्टध्यायी से इंस्पायर्ड है अमरकोश, और इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स जो इसका सब्जेक्ट मैटर है दैट इज डीलिंग विथ संस्कृत ग्रामर। इन दोनों के अलावा हमारे पास जो तीसरे मेजर स्कॉलर हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉमर हैं जो कि चंद्रगुप्त टू का कोर्ट अडॉर्न कर रहे थे, एंड हिज नेम इज वराह मिहिर। वराह मिहिर की अगर हम बात करें तो इन्होंने 3 किताबें लिखी हैं। इसमें से एक है पंच सिद्धांतिका, जो कि एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम्स के बारे में हमें जानकारी देती है। उसके अलावा हमारे पास है बृहद संहिता। बृहद संहिता की अगर हम बात करें तो ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है, और इसमें बहुत सारे वाइड कवरेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स हैं, जिसमें साइंटिफिक सब्जेक्ट्स, स्यूडो साइंस के सब्जेक्ट्स और इवन सोशल कस्टम्स के ऊपर डिस्कशन किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ज्योग्राफी एंड इवन टॉपिक्स लाइक मैरिज आर डिस्कस्ड एज अ पार्ट ऑफ बृहद संहिता. Apart from that, students, we have a third important book associated with him. The name is Brihat Jatak, and this is considered as a standard work on astrology. एस्ट्रोनॉमी के अंदर क्या करते हैं हम, सिलेस्टियल बॉडीज का स्टडी करते हैं। एस्ट्रोलॉजी को सूडो साइंस इसलिए माना जाता है क्योंकि उसमें स्टडी तो हम सिलेस्टियल बॉडीज का ही कर रहे हैं, बट उसके थ्रू हम क्या फॉर्च्यून टेलिंग करते हैं कि आपकी लाइफ कैसी रहेगी, कल का दिन कैसा रहेगा, जिंदगी कैसी रहेगी, एक्सेट्रा. The fourth major scholar students that was a part that who was adorning the court of Chandragupta was Dhanvantari. Dhanvantari की students अगर हम बात करें तो he is also considered as the father of Ayurved. तो आयुर्वेद की जो फील्ड है उसके अंदर इन्होंने, मेडिसिन के अंदर इन्होंने काम किया है. यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगी कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड के अंदर हमारे पास में एक और राइटर हैं जिन्होंने मेडिसिन पे काम किया था, बहुत ही पॉपुलर है, इनका नाम है चारक. और चारक ने जो किताब लिखी है स्टूडेंट्स उसका नाम है चारक संहिता. तो फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन चारक को बोला जाता है और धन्वंतरी को फादर ऑफ आयुर्वेद कहा जाता है. चारक संहिता में भी हमें अर्ली ट्रेसेस ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन मिल जाते हैं. इन सब के अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त जो हैं उनके कोर्ट में एक बहुत ही फेमस चाइनीज ट्रैवलर आए थे जिनका नाम है फाहियान. फाहियान की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो फाहियान इंडिया बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स कलेक्ट करने के लिए और बुद्धिज्म स्टडी करने के लिए आए थे. जब ये इंडिया आते हैं तो ये चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में बैठते हैं, और क्योंकि यहाँ पर बैठे हैं, चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसीलिए फर्दर ये जो अपने एक्सपीरियंसेस का अकाउंट लिखते हैं उससे हमें गुप्ता एम्पायर, उसके एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के लोगों की जानकारी भी मिल जाती है अलोंग विद द स्टेट ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं स्टूडेंट्स जो कि चंद्रगुप्त टू से एसोसिएटेड है. इसके बाद स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और कुमार गुप्त का डिस्कशन करते हैं. बेसिकली स्टूडेंट्स अभी तक जो हमने सक्सेशन देखा है उसके अंदर हमने देखा है कि भाई चंद्रगुप्त जो हैं, चंद्रगुप्त के टाइम पर एक बार के लिए ब्रेक आ गया था, एज दिन हमारे पास में एक रूलर और थे जिनका नाम था रामगुप्त.
ठीक है। रामगुप्त के बाद में हमारे पास चंद्रगुप्त टू आ रहे हैं और फिर चंद्रगुप्त टू के बाद सक्सेशन है कुमारगुप्त का। कुमारगुप्त के रेन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है इनसे एसोसिएटेड इनकी इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस में स्टूडेंट्स हमारे पास में जो इनकी अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन है उसका नाम है बिलसद इंस्क्रिप्शन। बिलसद के अलावा हमारे पास एक स्टोन इंस्क्रिप्शन है जिसको हम मंडासोर इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। ये जो इंस्क्रिप्शन है स्टूडेंट्स ये कहती है कि कुमारगुप्त पूरी दुनिया के ऊपर रूल कर रहे थे। नेचुरली स्टूडेंट्स ये एक एग्जैजरेशन है, लेकिन इस इंस्क्रिप्शन से हमें ये पता चलता है कि भाई बहुत ही पावरफुल रूलर रहे होंगे अपने टाइम पे, उनकी माइट को अटेस्ट कर रही है हमारी मंडासोर इंस्क्रिप्शन। तीसरे जो मेजर इंस्क्रिप्शन है वो है दामोदर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। स्टूडेंट्स कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन एज अ कैटेगरी ज्यादातर लैंड ग्रांट्स को रिकॉर्ड किया करती थी, लेकिन यहाँ पे जो दामोदर कॉपर इंस्क्रिप्शन है ये हमें कुमारगुप्त की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बता रही है। बेसिकली यहाँ पर एक तो हमें टाइटल बताया गया है कि भाई कुमारगुप्त जो है उन्होंने महाराजा धीराज का टाइटल लिया था। इसके अलावा हमारे को ये इंस्क्रिप्शन बताती है कि कुमारगुप्त का जो एम्पायर था वो प्रोविंसेस में टूटा हुआ था, जिनको हम आज के स्टेट से कंपेयर कर सकते हैं। इन प्रोविंसेस को स्टूडेंट्स भुक्ति बोला जाता था और भुक्ति का जो गवर्नर होता था उसको बोलते थे उपारिका। इसका आगे हम एडमिनिस्ट्रेशन वाले सेगमेंट में भी और अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर दामोदर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन ये बता रही है कि जो कुमारगुप्त हैं वो खुद भुक्ति के गवर्नर को अपने आप चूज करके अपॉइंट करते थे। तो ये दो इंफॉर्मेशन, इनका टाइटल और गवर्नर और भुक्ति की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलती है। The most important fact, students, which is associated with Kumargupta is that he laid the foundation of the most famous university in India, the earliest university in India, which was the Nalanda University in Bihar. And students, this particular university has an international reputation. यहाँ पे सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स पढ़ाए जाते थे और हम देखते हैं टाइम एंड अगेन इंडिया के बाहर से भी बहुत सारे लोग यहाँ पर पढ़ने आते थे। With this, students, let's proceed further towards the last major ruler of the Gupta Empire. ये लास्ट मेजर रूलर इसलिए हैं स्टूडेंट्स क्योंकि इनकी रेन के अंदर हम देखते हैं फॉरेन इन्वेजन्स होंगे, जिसकी वजह से गुप्ता एम्पायर जो है उसकी इंटेग्रिटी खत्म हो जाएगी, उसकी पावर जो है धीरे धीरे करके डिक्लाइन करने लगेगी। इस रूलर का नाम है स्टूडेंट्स स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त की रेन का सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो यही है कि इनकी रेन में फॉरेन इन्वेजन हुए। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इनकी रेन में जो फॉरेन इन्वेजन्स हुए हैं इट इज बाय अ सेंट्रल एशियन ट्राइब जिनको हुण बोला जाता था, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से इंडिया को एंटर कर रहे हैं। यहाँ पर स्कंदगुप्त की अगर बात करी जाए तो ये हुणास के इन्वेजन को रोकने में सक्सेसफुल रहे, लेकिन इस कैंपेन के अंदर बहुत सारा पैसा खर्च हो गया जिसकी वजह से सेंट्रल ट्रेजरी डिक्लाइन होने लग गई और इससे हमारी जो इकोनॉमी है वो एडवर्सली इफेक्ट होती है और यहां से शुरू होता है डिसइंटीग्रेशन ऑफ द गुप्ता एम्पायर। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इकोनॉमी एडवर्सली इफेक्ट हो रही है। ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें ऐसे पता चलता है कि इन कंपैरिजन टू द अदर गुप्ता रूलर्स स्कंदगुप्त की रेन में सबसे कम गोल्ड कॉइन्स मिंट किए जा रहे थे। उसी के साथ साथ आप देखेंगे कि ये जो गोल्ड कॉइन्स स्कंदगुप्त की रेन के हैं इनकी मेटालिक प्योरिटी यानी इसमें जो गोल्ड कंटेंट है वो प्रीवियस रूलर्स के कंपैरिजन में काफी कम है। हुन इन्वेजन हो जाता है, स्कंदगुप्त तो रोक लेते हैं, लेकिन आगे के जो रूलर्स हैं ना तो वो इतने सक्सेसफुल हो पाते हैं और हम ऐसा मानते हैं कि भाई स्कंदगुप्त के बाद में जो एम्पायर है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लग जाता है। इररिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हुन का जो इन्वेजन है वो होता है मिडिल ऑफ फिफ्थ सेंचुरी एडी में, ठीक है, यानी कि लगभग 450 एडी के आसपास हम देखते हैं कि हुन इन्वेजन होता है। इसके बावजूद हम देखते हैं कि गुप्तास जो है 1 सेंचुरी के लिए और लिंगर ऑन करेंगे और मिडिल ऑफ 6th सेंचुरी एडी तक ये टिके रहेंगे, लेकिन इनकी पावर जो है वो कंसिडरेबली कम हो जाएगी और इनका एम्पायर श्रिंक होके मगध के आसपास रह जाएगा। बाकी सारा एम्पायर जो है वो दूसरी पावर्स के हाथ में चला जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स देखते हैं कि भाई हुण कौन थे। हमने बात करी कि भाई स्कंदगुप्त की रेन में हुण का इन्वेजन हुआ था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आना चाहिए वो ये है कि भाई हुण थे कौन। तो हुण जो है स्टूडेंट्स ये एक सेंट्रल एशियन ट्राइब थी जो कि डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रही थी और इंडिया की तरफ आके यहाँ पे भी अपना रूल इस्टेब्लिश करना चाहती थी। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया के अंदर धीरे धीरे इन्होंने अपना एम्पायर बनाया।
दो रूलर्स जो कि हुण इन्वेजन करते हैं और इंडिया में सक्सेसफुली अपनी पावर एस्टैब्लिश करते हैं, उसमें पहले रूलर है हुण चीफ तोरमना। ठीक है, इनको तोमरना भी बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स वी सी कि इनके जो बेटे हैं वो आते हैं और फर्दर हुण एम्पायर को इंडिया के अंदर और ज्यादा फैलाते हैं। टेरिटरी वाइज स्टूडेंट्स अगर बात करी जाए तो वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया के अंदर ये अपना एक्सपेंशन कर लेते हैं और इस एरिया में से गुप्ताज की पावर को कंप्लीटली हटा देते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं दैट व्हाट इज द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर, तो उसमें आपका आंसर होगा इट इज द हुण इन्वेजन अंडर तोमरना एंड हिज सन मीराकुल। मीराकुल के लिए स्टूडेंट्स मैं आपको एक और बात बताती हूँ, ही वॉज कंसिडर्ड एज द परसिक्यूटर ऑफ बुद्धिस्ट्स। ही वॉज कंसिडर्ड एज द परसिक्यूटर ऑफ बुद्धिस्ट। ये अपने आप को स्टॉन्च शेवाइट बताते थे। ये लोग ने ब्राह्मणिकल कल्चर अडॉप्ट कर लिया था और इसके तहत हम देखते हैं मीरा कुल जो है वो बुद्धिस्ट को परसिक्यूट किया करते थे। एक कारण तो स्टूडेंट्स गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन आने का हुण इन्वेजन रहा। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि गुप्तास के जो फ्यूडेटरीज थे, यानी कि एम्पायर के अंदर वो एरियाज जिनमें गुप्तास की डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल रही है, उनकी पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है और वो फ्यूडल टाइज पे गुप्तास के साथ एसोसिएटेड हैं, यानी कि एनुअली ट्रिब्यूट दे रहे हैं। वो जो किंगडम्स थे उसमें से एक फ्यूडेटरी जो है वो ज्यादा पावर में आ जाता है और वो भी गुप्ता एम्पायर की बाउंड्रीज को बहुत ज्यादा हिंडर करता है। ये जो फ्यूडेटरी है स्टूडेंट्स, इस फ्यूडेटरी डायनेस्टी का नाम है ओलिकार फ्यूडेटरी डायनेस्टी और इसके जो रूलर है उनका नाम है यशोधर्मन। इनका नाम है यशोधर्मन। सो बेसिकली यशोधर्मन क्या करता है, यशोधर्मन हुनास को डिफीट करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। ये हुनास को डिफीट करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है ये गुप्ता एम्पायर को भी ठेस पहुंचाते हैं, उनकी बाउंड्रीज को खत्म कर देते हैं। तो हुण की पावर को कंसिडरेबली कम कर देते हैं और गुप्तास की बाउंड्री को भी श्रिंक कर देते हैं। ऑल दो ओलिकार डायनेस्टी जो थी वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड थी। यशोधर्मन के बाद में कोई बहुत पॉपुलर रूलर्स नहीं आए, कोई बहुत बड़ा एम्पायर ये लोग नहीं बना पाए स्टूडेंट्स, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने हुण की पावर को भी कम किया और गुप्तास को तो कंसिडरेबली इन्होंने थ्रेटन किया और उनका जो एम्पायर है उसको खत्म करने की वर्ज पे लिया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि दो मेजर कारण गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन करने के क्या रहे। एक तो हुण इन्वेजन रहा और दूसरा इमरजेंस ऑफ फ्यूडेटरी डायनेस्टीज, जिसमें सबसे ज्यादा पावरफुल थे ओलिकार्ड्स अंडर यशोधर्मन। तीसरा जो मेजर कारण है गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन का वो है इकोनॉमिक डिक्लाइन, क्योंकि इन लोगों से लड़ने के लिए जो पैसा लग रहा था कैंपेन्स में स्टूडेंट्स, उसकी वजह से गुप्तास की सेंट्रल ट्रेजरी कम होने लगी और ये हमें इनके गोल्ड कॉइन्स में भी देखने को मिलता है, खास करके स्कंदगुप्त के बाद। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारी गुप्ता एम्पायर की पॉलिटिकल हिस्ट्री खत्म हो जाती है। अब हम इसकी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर फोकस करेंगे। अगर हम गुप्ता एम्पायर की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो जो एम्पायर था वो हमारे प्रोविंसेस के अंदर टूटा हुआ था। एम्पायर जो होता है वो प्रोविंसेस में टूटा हुआ होता है। तो बेसिकली हमारे पास होते हैं प्रोविंस जो होते हैं वो फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स में टूटते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स जो है फर्दर सब डिस्ट्रिक्ट्स में टूटते हैं और फिर उसके बाद में हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होती है जिसे हम कहते हैं विलेज। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रोविंस जो होता है, जिसको हम एक स्टेट टाइप की एंटिटी मान सकते हैं, इसके बारे में हम ऑलरेडी कुमार गुप्त की इंस्क्रिप्शन में देख चुके हैं। इनको हम कहते हैं भुक्तीस और भुक्ति जो होती है इसके गवर्नर होते हैं उपारिका और इनको डायरेक्टली कौन अपॉइंट करता है, राजा इनको डायरेक्टली अपॉइंट करता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि भाई प्रोविंस जो है ये आगे जाके डिस्ट्रिक्ट में यानी कि विषय में टूट रहा है, जिसके गवर्नर कौन है, विषयपति। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोविंस जो है फर्दर डिस्ट्रिक्ट में टूट रहा है, डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं विषय और विषय के जो हेड है वो है विषयपति। यहाँ पे स्टूडेंट सब डिस्ट्रिक्ट्स हमें कम देखने को मिलते हैं, आगे जाके अर्ली मिडिवल पीरियड में और देखने को मिलेंगे। अभी के लिए यहाँ पे विषय के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है वो हो गई हमारी विलेज, विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और इसके हेड को ग्रामपति या फिर ग्राम अध्यक्ष भी बोला जाता था। स्टूडेंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स पे हम देख रहे हैं 2020 के बाद से काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको इस तरह के नाम और उनके गवर्नर्स जो हैं उनके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता था, इसको डेफिनेटली ध्यान में रखना है। चलिए स्टूडेंट्स इसके साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई आर्मी का फॉर्मेशन कैसा था गुप्ता एम्पायर में।
तो आर्मी के जो हेड होते थे स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि जो मिनिस्टर होते थे, जो पीस एंड वॉर के इंचार्ज होते थे, उनके लिए एक टर्म यूज करी जाती थी, दैट इज संधि विग्रहिका। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म हो गई, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। मोर ओवर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि आर्मी जो है उसको कैश में पेमेंट होती थी, और ये चीज अगेन जो है ये मौर्यन एम्पायर से काफी सिमिलैरिटी में है, मौर्यन एम्पायर से काफी सिमिलैरिटी में है। मोर ओवर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे गुप्ताज ने एडमिनिस्ट्रेशन में एक चीज और करनी शुरू करी थी। इन्होंने बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस को, बहुत सारी टॉप नॉच एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस जो हैं उनको हेरिडिटरी कर दिया था। सो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस वर मेड हेरिडिटरी। और इसके कारण क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए कि मेरे फादर हैं और वो आर्मी के हेड हैं, तो नेक्स्ट कौन होगा, मेरा भाई होगा, उसको आर्मी का हेड बना दिया जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि वो कॉम्पिटेंट हो, और इस वजह से अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस हेरिडिटरी कर देते हैं, इस वजह से आप देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिक्लाइन आने लगता है और इनकॉम्पिटेंट ऑफिसर्स जो हैं वो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बन जाते हैं। तो यहाँ पे ये दो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्टूडेंट्स। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं रेवेन्यू कलेक्शन के लिए कौन से डिपार्टमेंट्स थे और उनसे रिलेटेड ऑफिसर्स के नाम क्या होते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि प्रॉपर सर्वे और मेजरमेंट ऑफ लैंड होता था, जिससे कि लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन किया जा सके। यहाँ पर हम देखते हैं स्टूडेंट्स, टैक्स जो है लैंड पे नहीं प्रोड्यूस पे लगाया जाता है। एंशिएंट इंडिया के अंदर टैक्स हमेशा प्रोड्यूस पे लगाया जाता था, और इसकी जो रेट थी गुप्ता पीरियड के अंदर, दैट वाज 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, जिसको रॉयल रेवेन्यू की तरह कलेक्ट किया जाता था बाय द ऑफिसर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, हमारे को एक और टैक्स का नाम मिलता है जिसे हम कहते हैं उपारी कर। उपारी कर जो है स्टूडेंट्स, ये कपड़े, तेल, इन सब चीजों पे लगाया जाता था तब जब उनको एक शहर से दूसरे शहर, एक एरिया से दूसरे एरिया में ले जाया जाता था। उसके अलावा हम देखते हैं जो हमारी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके ऊपर एक कमर्शियल टैक्स, जिसे शुल्क भी कहते हैं, वो लगाया जाता था। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, यहां पर एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगी, ये जो ट्रेडिंग एसोसिएशंस हैं, ये जो ट्रेडिंग एसोसिएशंस हैं, ये काफी ज्यादा पावर में, जिनको हम गिल्ड भी कहते हैं, ये जो हैं गुप्ता पीरियड में काफी ज्यादा पावर में आ रही हैं, क्योंकि गुप्तास जो हैं वो ट्रेडर्स के ऊपर कम टैक्स लगाया करते थे और इससे ट्रेडिंग फ्लरिश कर रही है। ऑल्सो स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो गुप्ता जो थे वो वैश्य वर्ण के थे, बाद में खुद को लेजिटिमाइज करके क्षत्रिय स्टेटस दे देते हैं, लेकिन ये खुद वैश्य वर्ण से रहे हैं, इसलिए इन्होंने ट्रेडर्स के कॉज को काफी ज्यादा प्रमोट किया है। इसलिए अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई गुप्ता एम्पायर के अंदर गिल्ड्स जो थे उनकी सिचुएशन कैसी थी, तो आप बताएंगे कि मैम जो गिल्ड्स थे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। इनफैक्ट स्टूडेंट्स, ये जो गिल्ड्स थे इसके जो मेंबर्स होते थे, गिल्ड का जो लीडर है, ठीक है, गिल्ड का जो हेड है लेट से, वो अपने मेंबर्स जो हैं उनके लिए जस्टिस भी डिस्पेंस कर सकता है, यानी कि मेंबर्स को पनिश करने की पावर होती थी गिल्ड हेड के पास। सो द गिल्ड हेड हैड पावर to punish his members, its members। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि भाई गिल्ड जो है इनकी इतनी पावर बन चुकी है कि ये लोग जो हैं अपने खुद के मेंबर्स के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर भी इम्पोज कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि गिल्ड के जो हेड्स होते थे, डिस्ट्रिक्ट्स में स्पेशली अगर कोई भी लैंड ग्रांट्स हो रहे हैं, अगर कोई भी लैंड ग्रांट्स हो रहे हैं, तो उससे पहले आपको जो गिल्ड के हेड हैं उनकी भी परमिशन लेनी पड़ती थी, वरना लैंड ग्रांट नहीं हो सकते थे। तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स हमें बता रहे हैं कि गिल्ड जो है उनकी पावर कंसिडरेबली राइज कर गई थी ड्यूरिंग दी गुप्ता एम्पायर। इसके अलावा जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो ये है कि हम एक तरह का और टैक्स निकाला करते थे लोगों में से, जिसको फोर्स्ड लेबर यानी कि विष्टी भी बोला जाता है। विष्टी की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो विष्टी क्या है, विष्टी उन लोगों से टैक्स प्रोक्योर करने का तरीका था जो पैसे नहीं दे पा रहे थे। तो बेसिकली मान लीजिए कि कोई गरीब परिवार का इंसान है और वो अपना टैक्स लाइबिलिटी पूरा नहीं कर पाया, तो गुप्ता एम्पायर में क्या होता था, इन लोगों को ले जाया जाता था और इनसे लेबोरियस काम कराए जाते थे। मान लो कि कहीं पे एग्रीकल्चर का काम चल रहा है तो वहां पे इनसे फोर्स्ड लेबर कराई जाती थी, एंड दिस वाज डन इन एक्सचेंज ऑफ टैक्स। तो अगर आप टैक्स नहीं पे कर पा रहे तो इन रिटर्न गुप्ता एम्पायर क्या करेगा, आपसे फोर्स्ड लेबर लेगा, और इसको हम कहते हैं विष्टी। ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास में बली तो है ही, बली इज टैक्स ऑन प्रोड्यूस, इसी को हम लैंड रेवेन्यू भी कहते हैं।
Let's proceed further, students, and have a look at the social setup, the kind of society that was flourishing during the Gupta Empire. सो बेसिकली स्टूडेंट्स आप देखेंगे गुप्तास जो हैं इन्होंने ब्राह्मणिकल कल्चर को सबसे ज्यादा पेट्रोनाइज किया है एंड दैट इज वाई ब्राह्मण्स जो हैं वो किंग्स के नेक्स्ट बहुत ही ज्यादा पावर असर्ट करने लग गए थे। गुप्तास जो हैं वो इंडिविजुअल ब्राह्मण्स और ग्रुप्स ऑफ ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स दिया करते थे जो कि कंप्लीटली टैक्स फ्री होते थे। कंप्लीटली टैक्स फ्री होते थे यानी कि इनसे जो भी रेवेन्यू आएगी, पहली बात तो फ्री में लैंड मिली है, उसके बाद में लैंड टैक्स फ्री भी है, यानी उससे जो भी रेवेन्यू आएगी उसके ऊपर कोई टैक्स देने की ब्राह्मण्स को जरूरत नहीं है। ये जो ब्राह्मण सेटलमेंट्स बने स्टूडेंट्स जो गुप्ताज ने इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स को दिए हैं, उन्हें हम ब्रह्मदेय और अग्रहार भी बोलते हैं। और इसकी वजह से हम देखेंगे वर्ण डिवाइडेड विलेजेस भी हमारे पास आ गए, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव विलेजेस हैं जिनके अंदर सिर्फ ब्राह्मण रह रहे हैं, जिन्हें ब्रह्मदेय या फिर अग्रहार भी बोला जाता है। अगेन स्टूडेंट्स ये टैक्स फ्री हैं, तो यहां से जो भी रेवेन्यू यील्ड होगी वो इनकी पॉकेट्स में जाएगी, इनके ऊपर इन्हें कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और इससे हमें ये पता चलता है कि गुप्तास जो हैं वो अपने एम्पायर के अंदर ब्राह्मण्स को बहुत ज्यादा पेट्रोनाइज कर रहे थे। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई गुप्ता एम्पायर के अंदर इकोनॉमी कैसी थी। सो बेसिकली हमारे पास में जो लैंड कल्टिवेबल है, जो कल्टीवेशन के अंडर है, उसके लिए जो शब्द यूज किया जाता था उसे कहते हैं क्षेत्र। उसके अलावा वो लैंड जो कि कल्टीवेशन में नहीं थी उसको हम कहते हैं खिल या फिर अप्रहता। ठीक है, उसको हम कहते हैं खिल या फिर अप्रहता। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अनकल्टिवेटेड लैंड्स को रेगुलरली कल्टीवेशन के अंडर लाया जाता था, क्योंकि यही एक मेन चीज बनती है जिससे कि एम्पायर की रेवेन्यू इंक्रीज करी जा सकती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे हमने देखा था कि एक इलेबोरेट लैंड मेजरमेंट का सिस्टम था जिसके बेसिस पे लैंड रेवेन्यू तय करी जाती थी। तो यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ लैंड करने के लिए जो चीजें हम यूज करते थे, जो मेजरमेंट हम यूज करते थे, उसके लिए कुछ टर्म्स होती थी, जैसे कि निवर्तन, कुल्यावप एंड द्रोणवप। तो ये जो 3 टर्म्स हैं ये क्या है, मेजरमेंट ऑफ लैंड करने के टूल्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे विलेज के अंदर जो लैंड लॉर्ड्स होते थे, जिनके पास ज्यादा लैंड होती थी, उनके लिए जो टर्म्स यूज होती हैं दिस इंक्लूड ग्रामिका, कुटुंबी एंड महात्तराज। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, इसके ऊपर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे। कुल्यावप और द्रोणवप के बारे में पूछा गया था कि भाई ये क्या है, तो यहाँ पे आंसर है कि ये मेजरमेंट ऑफ लैंड के टूल्स हैं जो कि गुप्ता एम्पायर के अंदर पॉपुलर थे। तीसरा नाम जो सेम चीज के लिए यूज होता है उसे हम क्या कहते हैं, निवर्तन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और एक स्पेसिफिक हमारे पास में वाटर रिजर्वॉयर है जिसे सुदर्शन लेक बोला जाता है, इसका डिस्कशन करते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स सुदर्शन रिजर्वॉयर जो है ये सौराष्ट्र गुजरात के रीजन में है। इस पर्टिकुलर रिजर्वॉयर की अगर बात करी जाए तो इसको मौर्यन रूलर चंद्रगुप्त मौर्य, इसको मौर्यन रूलर चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। तो मौर्यन पीरियड से ऑपरेशनल है, लेकिन पोस्ट मॉडर्न पीरियड आते आते ये जो रिजर्वॉयर था इसकी जो कंडीशन है वो काफी ज्यादा खराब हो गई, और इस वजह से यहां पर नेक्स्ट जो रिपेयर है वो करवाया रुद्रमन ने। मैंने आपको रुद्रमन के बारे में स्टूडेंट्स बताया था पोस्ट मॉडर्न पीरियड में वेस्टर्न क्षत्रप रूलर हैं ये, जिन्होंने जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन लिखवाई थी। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन पहली इंस्क्रिप्शन है चैस्ट संस्कृत के अंदर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त के बाद इस एरिया के अंदर पोस्ट मॉडर्न पीरियड में पावर में है वेस्टर्न क्षत्रप्स, और वेस्टर्न क्षत्रप के जो रूलर है रुद्रमन, उनकी जूनागढ़ प्रशस्ति से हमें पता चलता है कि उन्होंने ये जो सुदर्शन लेक है इसके रिपेयर्स करवाए थे इन द मिडिल ऑफ 2nd सेंचुरी सीई। ठीक है, यहां पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं स्कंदगुप्त की रेन आते आते ये जो सुदर्शन रिजर्वॉयर है ये फिर से काफी डैमेज हो जाता है, बहुत डैमेज कंडीशन में चला जाता है, इसीलिए दोबारा इसका रिपेयर वर्क कराया जाता है। यहां पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि सौराष्ट्र रीजन में स्कंदगुप्त ने एक नए गवर्नर लगाए थे जिनका नाम था पर्णदत्त। तो पर्णदत्त और उनके जो बेटे हैं चक्रपलित, ये दोनों मिलके सुदर्शन लेक को दूसरी बार रिपेयर करवाते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट स्टार्ट किसने किया है सुदर्शन लेक, चंद्रगुप्त मौर्य ने। जूनागढ़ प्रशस्ति जो है रुद्रमन की वो हमें बताती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको बनवाया था, उसके बाद में रुद्रमन ने इसको रिपेयर करवाया है।
फिर हमें आगे जाके ये पता चलता है कि स्कंदगुप्त के रेन में ये फिर से रिपेयर कराया जा रहा है, और फैक्चुअली स्टूडेंट्स इसके ऊपर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनने की बहुत लाइक्लीहुड है। तो इसका पूरा प्रोसेस याद रखेंगे, किसने स्टार्ट किया और किस किसने रिपेयर कर पाया। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई इरिगेशन के लिए क्या मेथड्स यूज किए जाते थे। जैसा कि स्टूडेंट्स आप इस इमेज में देख सकते हैं, इस इमेज के अंदर हमारे को ये एक टूल है, ये एक तरह से एक टेक्नोलॉजी है जो कि गुप्ता पीरियड के अंदर यूज करी जाती थी, जिसको हम अर्घट या फिर घटियंत्र या फिर घाटी भी बोलते हैं। इसकी स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये एक मेथड ऑफ इरिगेशन है, जिसमें हम देखते हैं कि कुओं से पानी निकाला जाता था और उसको चैनल्स के थ्रू फील्ड्स की तरफ भेजा जाता था। तो हम कुओं से पानी निकाल रहे हैं और फिर कुओं के पास में हमने चैनल्स बना रखे हैं जिनमें पानी गिरेगा और सीधे फील्ड्स तक पहुंचेगा। इस मैकेनिज्म के तहत हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ पॉट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हैं, जो कि कंटिन्यूअसली पानी भर रहे हैं और एम्प्टी कर रहे हैं वेल में से निकाल के, और ये एक रोटेटिंग चेन के ऊपर घूम रहे होते हैं। ये जो पानी एम्प्टी होता रहता है ये इन चैनल्स के अंदर जाता रहता है, और ये चैनल्स किन से कनेक्टेड है? फील्ड से कनेक्टेड है, जिससे हम डायरेक्ट इरिगेशन कर सकते हैं। अर्घट्ट के ऊपर भी पहले स्टूडेंट्स टर्म एंड मीनिंग का क्वेश्चन आया हुआ है। तो व्हाट इज द अर्घट्ट और घटियंत्र? इट इज अ मेथड ऑफ इरिगेशन, इट इज अ टूल फॉर इरिगेशन दैट वाज यूज्ड ड्यूरिंग द गुप्ता एम्पायर। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और कुछ फेमस क्राफ्ट्स के बारे में भी देख लेते हैं। हमारे यहाँ पे गुप्ता पीरियड के अंदर हम देखते हैं कि सिल्क की डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज मिलने लगती है, जिसमें से दो सबसे पॉपुलर हैं, क्षौमा और पट्टा वस्त्र। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गिल्ड्स जो हैं उनकी पावर में कंसिडरेबली राइज आ जाता है, क्योंकि गुप्ता टेक्निकली वैश्य थे और उन्होंने ट्रेडर्स को बहुत सारे कंसेशंस और बेनिफिट्स दिए हैं अपने टाइम पीरियड में ट्रेड को फ्लरिश करने के लिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे को जो दो मेजर गिल्ड्स के नाम मिलते हैं वो है नगर श्रेष्ठी और दूसरे का नाम है सार्थवाहा। ये जो दोनों मर्चेंट एसोसिएशंस है स्टूडेंट्स, ये नॉर्थ बंगाल के अंदर ज्यादा पॉपुलर थी। नॉर्थ बंगाल में इनकी सीट ऑफ पावर थी, और यहाँ पर आप देखेंगे यही वो दोनों गिल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी परमिशन लैंड ग्रांट्स के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी होती थी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया है कि गिल्ड्स की पावर कंसिडरेबली राइज कर रही है। उनके पास इतनी पावर है कि वो अपने मेंबर्स को पनिश तक कर सकते हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे गिल्ड्स को कोई भी लैंड ग्रांट्स करने के लिए राजा की परमिशन भी नहीं लेनी पड़ती थी। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव में और क्या डेवलपमेंट हुए गुप्ता एम्पायर में वो देखते हैं। कुछ तो हमने पॉलिटिकल हिस्ट्री के साथ देख ली कि भाई किस तरह की किताबें बनी थी, कौन लोग थे जो डिफरेंट रूलर्स के कोर्ट्स को अडॉर्न कर रहे थे। यहाँ पर अब हम स्पेसिफिकली देखते हैं कि भाई किस तरह के स्कल्पचर्स और टेम्पल्स जो हैं वो गुप्ता पीरियड के अंदर बनवाए गए थे। यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपने ध्यान दिया होगा कि हमने इतने सारे टॉपिक्स एंशिएंट इंडिया के कर लिए, हमने इतनी ब्राह्मणिकल रिलीजन की बात कर ली, लेकिन अभी तक एक भी टेम्पल की बात नहीं करी है, कोई भी टेम्पल कंस्ट्रक्शन की बात नहीं करी है। इसका कारण ये है स्टूडेंट्स कि हमारे को जो अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स हैं टेम्पल के वो गुप्ता एम्पायर से मिलने शुरू होते हैं। हिस्टोरियंस ये अंदाज लगाते हैं कि हो सकता है इससे पहले भी टेम्पल्स बनते हों, लेकिन उनका कंस्ट्रक्शन वुड में था, इसलिए प्रोबेबली वो सर्वाइव नहीं किए। ऑल इन ऑल हमारे पास जो अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स टेम्पल के आते हैं वो गुप्ता एम्पायर से आने शुरू होते हैं। टेम्पल से पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि गुप्ता एम्पायर में भी एक स्कूल ऑफ स्कल्पचर बनता है, विच इज सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में हमने 3 स्कूल ऑफ स्कल्पचर देखे थे, दैट इज अमरावती, गांधार एंड मथुरा। इन तीनों की क्या ब्यूटी है इसका डिस्कशन भी हमने कर लिया था। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं गुप्ता पीरियड में भी एक स्कूल ऑफ स्कल्पचर बनेगा, जिसके तहत हम देखते हैं बुद्धिज्म, गौतम बुद्ध की मूर्तियां भी बनेंगी, और उसके अलावा हम देखते हैं हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस के स्कल्पचर्स भी बनने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो स्कूल है इसकी अगर हम बात करें तो जो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन ये यूज कर रहे थे वो था क्रीम कलर का सैंडस्टोन, और कई कई जगह पे आपको मेटल का यूज भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स इस इमेज से भी आप देख सकते हैं कि क्रीम कलर का सैंडस्टोन जो है वो यूज किया जा रहा है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि शाइनिंग प्लास्टिसिटी होती थी, शाइनिंग सरफेस होता था, जो कि हमने मॉडर्न स्कल्पचर्स में भी पहले भी देखा है। जो सबसे यूनिक फीचर है गुप्ता पीरियड का वो ये है कि
जो भी यहाँ पे स्कल्पचर्स बनाए जा रहे हैं उनको बहुत ही ज्यादा ड्रेसअप किया जाता था, बहुत ही इमैक्युएटली ड्रेस किया जाता था। इससे पहले स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे तो जो फीमेल फिगरीन्स थे, चाहे से हमने परखम यक्षी है, उसके अलावा हमने अगर हड़प्पन सभ्यता की बात करें तो हमारे पास में वहां पे जो स्कल्पचर्स हैं, इन सब फिगरीन्स जो हैं इनके अंदर हम देखते हैं कि काफी ज्यादा न्यूडिटी देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर न्यूडिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको काफी फ्राउन अपॉन किया जाता था, और इसीलिए जो भी फीमेल फिगरीन सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर के तहत बने हैं स्टूडेंट्स, वो बहुत ही इमैक्युएटली ड्रेस किए जाते थे हेड टू टो। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जो बुद्धा का हेलो है, हेलो मैंने आपको लास्ट पोस्ट मॉडर्न पीरियड के स्कल्पचर में समझाया था। हेलो जो होता है ये एक सर्कुलर डिस्क होती है बिहाइंड बुद्धा, और ये जो हेलो है इसको बहुत ही इंट्रिकेटली डेकोरेट किया जाता है। गांधार स्कूल के अंदर गांधार स्कूल के अंदर जो हेलो है वो एकदम प्लेन है। उसके अलावा मथुरा स्कूल जो है उसके अंदर जो हेलो है वो जो है काफी ज्यादा डेकोरेटेड है। और अब जब हम सारनाथ स्कूल की बात कर रहे हैं तो यहां पर भी जो हेलो है वो बहुत ज्यादा डेकोरेटेड है। तो इस सेंस में हम ये कह सकते हैं कि इसकी इंस्पिरेशन के थ्रू इन्होंने इस हेलो को डिजाइन किया होगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपको बताया कि गुप्तास के अंदर हमारे को पहले टेम्पल्स जो हैं उनके स्पेसिमेंस मिलने शुरू होते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप स्पेसिफिकली देखेंगे जो टेम्पल्स हैं वो ब्रिक में बने हुए हैं, और जो अर्लीस्ट टेम्पल्स हैं वो हमें मिलते हैं देवगढ़, भीटारी और भीटार गांव से। देवगढ़, भीटारी और भीटार गांव, ये तीन जगह हैं जहां से हमें अर्लीस्ट ब्रिक टेम्पल्स मिलते हैं जो कि गुप्ता एम्पायर को बिलोंग करते हैं, और ये सारी ही प्लेसेस उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ती हैं स्टूडेंट्स। अब ये जो टेम्पल्स हैं इनके ऊपर आपको बड़े ही ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स मिलेंगे गॉड्स एंड गॉडेसेस के, जो कि स्टोन में बनाए गए थे। तो यहां पर हम देखते हैं स्टोन कार्विंग्स मिलती है हमें देवगढ़ टेम्पल के अंदर। उसके अलावा स्टूडेंट्स गुप्ता पीरियड के अंदर हम देखते हैं कि बुद्धिज्म के तहत अजंता और एलोरा, इनका डिस्कशन हम ज्यादा अच्छे से जब हम पेंटिंग्स करेंगे आर्ट एंड कल्चर में उसमें करेंगे हम अजंता एलोरा का डिस्कशन। अभी के लिए जो आपको देखना है वो ये है कि अजंता और एलोरा जो हैं इनका जो डेवलपमेंट है, इनके अंदर जो पेंटिंग्स बनी हैं वो गुप्ता पीरियड के अंदर सबसे ज्यादा बनी है। अजंता और एलोरा में स्टूडेंट्स मेजरली बुद्धिस्ट पेंटिंग्स हैं। एलोरा के अंदर और फेथ की भी है लेकिन अजंता तो प्राइमरीली बुद्धिस्ट है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि गुप्तास जो हैं उन्होंने डायरेक्ट पेट्रनेज नहीं दी है अजंता को। सो गुप्तास डिड नॉट directly patronize अजंता। तो यहां पर हम मानते हैं कि भाई ये जो पैटर्न, जितनी ब्यूटीफुल जो केव्स बनी है, इतनी सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनी है, इनके लिए पैसा कहां से आ रहा था, हम ये मान के चलते हैं कि जो गिल्ड्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो अजंता के अंदर जो पेंटिंग्स बन रही हैं उनको पेट्रनाइज कर रहे हैं। अजंता और एलोरा का स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपको बताया, हम अभी फर्दर आगे जाके आर्ट एंड कल्चर जब कवर करेंगे उसमें डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए आप बस इतना याद रखें कि अजंता एलोरा कब फ्लरिश कर रही हैं, गुप्ता पीरियड के अंदर फ्लरिश कर रही हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई गुप्ता पीरियड के अंदर कॉइन्स कैसे थे। गुप्ता पीरियड में स्टूडेंट्स हम देखते हैं लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स इश्यू करे गए हैं। लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स कौन इश्यू कर रहे हैं, गुप्ताज इश्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम गोल्ड कॉइन्स की एक ब्रीफ हिस्ट्री बनाएं तो सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स किसने इश्यू किए हैं, इंडो ग्रीक्स वर द फर्स्ट टू इश्यू गोल्ड कॉइन्स। हाईएस्ट प्योरिटी के गोल्ड कॉइन्स किसने इश्यू किए हैं, हाईएस्ट प्योरिटी के गोल्ड कॉइन्स जो हैं वो कुषाण ने इश्यू किए हैं। और लार्जेस्ट नंबर में गोल्ड कॉइन्स किसने इश्यू किए हैं, वो गुप्ताज ने इश्यू किए हैं। तो ये एक ब्रीफ हिस्ट्री हो गई गोल्ड कॉइनेज की इन इंडिया। गुप्ताज के जो गोल्ड कॉइन्स होते थे स्टूडेंट्स, उनको हम कहते थे दिनार। ये बहुत ही ब्यूटीफुल डाई स्ट्रक गोल्ड कॉइन्स होते थे जिनके अंदर संस्कृत के अंदर लेजेंड्स लिखे हुए होते थे। यहां पर अगर आप ये इमेज देखेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल कॉइन्स है स्टूडेंट्स, कुमार गुप्त के बनवाए हुए कॉइन्स हैं ये। यहां पर दो साइड्स होती हैं हमारे पास में, ऑबवर्ड्स, टॉप वाली ऑबवर्ड्स है
और लोअर वाली जो है ये रिवर्स है। तो टॉप में आप हमेशा देखेंगे कि जो राजा होता है उसकी जो इमेज होती है वो प्लेस करी जाती है, जबकि रिवर्स साइड में हम देखते हैं रिलीजियस डेटीज के सिंबल्स होते हैं। तो यहाँ पे ऑब्वर्स इज डिपिक्टिंग द रेनिंग किंग इन वेरियस पोजेस, स्पेशली मार्शियल वंस। तो मार्शियल पोजेस क्या होता है, उसमें दिखाया जाता है कि भाई राजा बहुत ताकतवर है और उसके हाथ में अलग अलग वेपन्स होते हैं। तो ये मार्शियल पोजेस जो हैं ये काफी कॉमन डिजाइन थी जो कि गुप्ता कॉइन्स में देखने को मिलती हैं। लेकिन हमारे पास कुछ और डिफरेंट आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से कुछ डिफरेंट पोजेस भी हैं स्टूडेंट्स, जिसमें कि गुप्ता रूलर्स को दर्शाया गया है। फॉर इंस्टेंस हम देखते हैं समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त के जो कॉइन्स हैं उनके अंदर उनको वीणा इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हुए दिखाया है। इसका डिस्कशन हमने इलाहाबाद प्रशस्ति में भी किया था, जहां पे मैंने आपको बताया था समुद्रगुप्त जो हैं वो वीणा बजाया करते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे को गुप्ता कॉइन्स के ऑब्वर्ड साइड से एक तो उनके मार्शल कैरेक्टर और उसके अलावा उनको आर्ट एंड कल्चर पर्सपेक्टिव में किन चीजों में इंटरेस्ट था उसकी नॉलेज हमें इन कॉइन्स से मिल जाती है। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स अगर हम रिवर्स साइड देखें तो रिवर्स साइड पे जैसा कि हमने देखा हमारे को भगवानों के सिंबल्स मिलते हैं। यहां पर अगर आप स्पेसिफिकली देखेंगे तो ये एक गॉडेस है, ये एक सीटेड गॉडेस है विच इज आइडेंटिफाइड विथ लक्ष्मी। यहाँ पे गुप्ता एम्पायर जो है वो वैष्णवाइट कल्चर अडॉप्ट कर रखा था इन लोगों ने और लक्ष्मी जी की पूजा होती थी। और हम देखते हैं कि रिवर्स साइड के ऊपर हमारे को लक्ष्मी जी की इमेज प्लेस्ड मिलती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स जैसा कि हमने स्कंदगुप्त की रेन में ऑलरेडी डिस्कशन किया था, हम देखते हैं कि गुप्तास के गोल्ड कॉइन की मेटालिक प्योरिटी के अंदर डिक्लाइन आने लगता है, क्योंकि स्कंदगुप्त की रेन में हुण इन्वेजन होते हैं और कैंपेन्स की वजह से, रेगुलर कैंपेन्स की वजह से सेंट्रल ट्रेजरी डिक्लाइन करने लगती है, इसलिए कम गोल्ड कॉइन्स मिंट होने लगते हैं और उसी के साथ साथ उनकी मेटालिक प्योरिटी भी कम हो जाती है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि गुप्तास गोल्ड कॉइन्स ही ज्यादातर इश्यू किया करते थे, कभी कभी सिल्वर कॉइन्स और बहुत ही रेयरली कॉपर कॉइन्स को इश्यू किया जाता था। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आर्टिस्टिक लेवल की अगर हम बात करें, आर्ट एंड कल्चर पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो हम क्या क्या चीजें पॉइंट आउट कर सकते हैं। गुप्ता पीरियड के अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल गोल्ड कॉइन्स बनते हैं, बहुत सारी हमने देखा स्टूडेंट्स लिटरेचर जो है वो इस टाइम पीरियड के अंदर प्रोड्यूस हुई है। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि अर्लीस्ट जो टेम्पल्स हैं उनके हमारे को स्पेसिमेन जो है गुप्ता पीरियड से मिलते हैं, ब्रिक टेम्पल्स हैं ये। उसके अलावा अगर हम स्कल्पचर्स की बात करें तो हमारे पास सारनाथ स्कूल ऑफ स्कल्पचर है जो गुप्तास की पेट्रोनाइजिंग के अंदर फ्लरिश कर रहा है, जिसमें बुद्धिस्ट और हिंदू डेटीज दोनों बनाए जाते थे। और हिंदू डेटीज के हमारे को स्पेसिमेन कहाँ मिल रहे हैं, टेम्पल्स को अडॉर्न करते हुए मिल रहे हैं। तो कॉइन्स हो गए, लिटरेचर हो गई, टेम्पल्स हो गए, स्कल्पचर हो गए। पेंटिंग्स की अगर हम बात करें, ऑल दो अजंता को डायरेक्ट पेट्रनेज नहीं मिली है गुप्ता एम्पायर के टाइम पे, लेकिन गुप्ताज ने ट्रेडर्स को पेट्रोनाइज किया है जिन्होंने इन टर्न इन केव पेंटिंग्स को पेट्रोनाइज किया है। तो आर्ट एंड कल्चर पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं कि गुप्ता पीरियड के अंदर बहुत ज्यादा फ्लरिशमेंट हो रहा है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा बाय एंड लार्ज गुप्ता एम्पायर का डिस्कशन कंप्लीट होता है। अगेन स्टूडेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देना है और आर्ट एंड कल्चर पर्सपेक्टिव में कौन से टेम्पल्स बने, किस तरह के स्कल्पचर्स हमें देखने को मिलते हैं, क्या मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन है, ये सब चीजें आपको डिस्कस करनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया अजंता और एलोरा जो है इनका डिस्कशन हम आर्ट एंड कल्चर की थीम के साथ करेंगे। So with this students, I am done with my discussion of the Gupta Empire. Students, if you like studying with me, don't forget to like this particular video and also don't forget to subscribe to our channel and press the bell icon so that you can be notified when the new videos are coming up. Thank you so much for joining today.